हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के क्वांटम मैकेनिक्स के हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन कल हमने कर लिए और आज बचे हुए क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए अब 49 क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 1D एसएचओ दिया हुआ है और उसमें एक परटर्बेशन ऐड किया गया है bx। अब उसमें ये वेव फंक्शन nth स्टेट के वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछ रहा है। तो ये है क्वेश्चन। तो वेव फंक्शन में जब आप करेक्शन निकालना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, हमने परटर्बेशन थ्योरी में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन कुछ ऐसे लिखते हैं, समेशन m इज नॉट इक्वल टू n स्टेट, और यहाँ पे कुछ स्टेट होती है mth स्टेट, फिर यहाँ पे परटर्बेशन, फिर n स्टेट, और डिवाइड में इसका मतलब होता है एनर्जी इन स्टेट्स की अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में। ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की स्टेट्स हैं 1D एसएचओ की, और m स्टेट, यानी कि n जो स्टेट है जिसमें हमें करेक्शन निकालना वो यहाँ पे रखनी है। m जो अदर जो भी स्टेट बच गई वो सारी यहाँ पे रख के समेशन करना है इस पूरी क्वांटिटी का। तो देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले hp की जब वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ से bx, तो b को बाहर लेता हूँ मैं, और ये लीजिए यहाँ से। अब समेशन m और यहाँ पे x और n, और सिमिलर en0 माइनस em0। और अब आपको पता होगा ये x जो है 1D एसएचओ में, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट और a प्लस ए डेक, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो b h कट बाय 2m ओमेगा, और यहाँ से जो भी आपके लिए टर्म बनता है वो लिख दीजिए, m a प्लस ए डेगर n, और जो भी है सारा ऐसे। सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें, थोड़ी सी ज्यादा नहीं है। फिर इसको वापस h कट 2m ओमेगा, अब क्या करता हूँ मैं, a प्लस ए डेगर को अलग अलग करके इनका समेशन अलग अलग लिख देता हूँ, यानी कि समेशन m a n en0 माइनस em0। कैलकुलेशन से इसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, ए डेगर वाले को जो प्लस है बीच में, इस एलिमेंट को अलग कर लेते हैं, m a डेगर n en0 माइनस em0। अब जो कैलकुलेशन हमें करनी थी सिंपल वो कर ली। अब मेन जो काम है यहाँ पे हमारा वो है, यहाँ पे वैल्यूज आपको ये जो ऑपरेटर है ऑपरेट कराने हैं। ये ऑपरेटर आपको ऑपरेट कराने आते होंगे। जब ये लोअरिंग ऑपरेटर जब ऑपरेट कराते हो तो एक स्टेट कम कर देता है, बाहर एक फैक्टर आता है रूट n का, और एक स्टेट पीछे कर देता है n-1। और एक डेगर जब आप ऑपरेट कराते हो nth स्टेट पे, तो ये n+1 का रूट बाहर आता है फैक्टर, और एक स्टेट आके कर देता है n+1 से। तो अब ये इसमें ये दोनों जो वैल्यूज है ये इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो हमारी क्या बनेगी, b h कट बाय 2m ओमेगा का अंडर रूट, ये आ गया। और यहाँ से जब इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज, तो समेशन, और ये जो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, a को n पे ऑपरेट कराएंगे, a को n पे ऑपरेट कराएंगे तो ये मिलेगा आपको। रूट n को मैं बाहर लिखता हूँ, रूट n को ये दिया बाहर लिख दिया मैंने, और अंदर जो आपके पास स्टेट बनेगी m और n-1, एक स्टेट पीछे से ली गई ऑपरेट कराते ही, और डिवाइड में en0 माइनस em0। नीचे कोई चेंज नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑपरेटर ऑपरेट कराए हैं हमने। सिमिलरली दूसरा वाला ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे तो n+1 का अंडर रूट आएगा बाहर इस बार, क्योंकि डेगर वाला ऑपरेट करा रहे हैं m और n+1, नीचे वही en0 माइनस em0। अब यहाँ से देखिए आप, ये पूरी हमने ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे m की वैल्यूज रखनी है हमें। m की कौन सी वैल्यूज रखनी है, वो सारी स्टेट्स जो n के बराबर नहीं थी, वो सारी स्टेट्स जो n के बराबर नहीं थी, जो n के बराबर नहीं थी। देखिए यहाँ से फॉर्मूला से, तो कौन सी स्टेट रखें यहाँ पे बताइए। अगर n-1 के अलावा जो भी स्टेट अगर आप यहाँ पे रखेंगे, n-1 के अलावा जो भी स्टेट रखेंगे और उसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी ऑर्थोगोनल स्टेट्स होती है 1D एसएचओ की। ये आइगन स्टेट 1D एसएचओ की, m की जो भी वैल्यू रखोगे आइगन स्टेट आएगी, और जो आइगन स्टेट आएगी n-1 के अलावा जो भी रखोगे तो इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल स्टेट्स होती हैं, आइगन स्टेट्स जो होती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे n-1 ही रखना है, तभी 1 आएगा। ओनली एक ही नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे जब m को n-1 रखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे
यहाँ पे m को क्या रखेंगे, यहाँ पे हमको n को n+1 रखना पड़ेगा, ये स्टेट रखेंगे तभी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो बस बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसलिए वो सारी रखने की जरूरत नहीं है। आप इस रख दीजिए वैल्यूज, और यहाँ से देखिए रूट एन बाहर, और यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू रखी, n-1 रखी, तो n-1 और n-1 का इनर प्रोडक्ट हो गया 1, ये लीजिए 1। नीचे en0 em0, nth स्टेट तो है ही, m की जगह हमने क्या रख दिया, n-1 और 0 प्लस n+1 का अंडर रूट, यहाँ पे हमने क्या रखी n+1, तो n+1 और n+1 का इनर प्रोडक्ट हो गया 1, तो ऊपर आ गया 1, नीचे en0 तो है ही, और m की जगह हमने क्या रख दिया n+, मतलब थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करना, और ये आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। अब देखिए रूट एन, और यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस, ये 1d/s की एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे ये n है और इससे जस्ट पीछे वाली स्टेट होता है इसका आपका 1/, इसका होता है h कट मेगा, ये डिफरेंस आपको पता ही होगा, प्लस n+1 और 1/, यहाँ पे देखेंगे एक स्टेट है और उसके आगे वाली स्टेट का डिफरेंस, तो एक स्टेट और उससे ऊपर वाली स्टेट हायर स्टेट का डिफरेंस माइनस h का, तो कंजुगेटिव स्टेट है उनका h कट ओमेगा होता है, लेकिन छोटी वाली पहले लिखी हुई है तो माइनस आएगा। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, h कट ओमेगा बाहर ले लीजिए यहाँ से, तो b/h कट ओमेगा, h कट बाई 2m ओमेगा, और यहाँ से n अंडर रूट n, और अच्छा एक चीज हमने मिस कर दी यहाँ पे, सारी जगह हम एक चीज मिस करते आए हैं, अगर देखेंगे आप यहाँ पे mth स्टेट भी हमें लगानी थी, m स्टेट जो है वो आगे लगानी थी यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी m स्टेट आगे लगेगी इसकी, फिर प्लस यहाँ पे भी m स्टेट लगानी थी इसके, है ना, तो ये हम मिस करते हैं, इसको लास्ट में ऐड जरूर कर लें आप। यहाँ पे भी m स्टेट, जो ये पूरा सोल्व होने के बाद इसके साथ एक स्टेट भी रहेगी mth स्टेट, ये थोड़ी मिस करते आए हैं, इसको थोड़ा लगा लें साथ में, m स्टेट क्यों, अब देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी क्या, n+1 रखी थी, m की वैल्यू कितनी रखी थी यहाँ पे n+1, तो m की जगह आ जाएगा n+1 स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा n-1 स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा n-1 स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा n+1 स्टेट। समझ में आ गया नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में ये mth स्टेट भी थी, इन पूरे टर्म के साथ एक mth स्टेट का मल्टीप्लाई था, जो m स्टेट हमने जो रखी है वो उसका वैल्यू रख दी है यहाँ पे, n-1, n के साथ ये n-1 अंडर रूट के साथ, और फिर माइनस आएगा ये, और n+1 अंडर रूट के साथ ये n+1 स्टेट भी रहेगी, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। तो अब हम 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इससे पीछे वाले जो दो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे, अगर फिर भी ना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हम क्वेश्चन को भेज देना, वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। 52 क्वेश्चन में क्या, एक 1D बॉक्स है, उसकी इनिशियल लेंथ L है और बाद में सडनली उसकी लेंथ को बढ़ा के 3L कर दिया जाता है, तो ये कहा गया है कि इनिशियली सिस्टम जो था एक ग्राउंड स्टेट में था अपनी जब लेंथ L थी, अब जैसे ही इसको लेंथ 3L कर देंगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट चेंज हो जाएगी, एक नई ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब हम नई ग्राउंड स्टेट में होंगे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या थी शुरू में, तो √2/L और sin πx/L, अब न्यू जो ग्राउंड स्टेट आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3L, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी क्योंकि अब 3L लेंथ हो गई, sin πx/3L, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया न्यू ग्राउंड स्टेट का। अब हुआ क्या है, जैसे सडनली हमने उसको चेंज किया है तो उसकी ग्राउंड स्टेट तो हो गई चेंज, लेकिन अभी भी उसके लिए कंस्ट्रक्शन ये है उसके, सॉरी उसके लिए जो एक लिमिटेशन ये है कि वो पार्टिकल जो है वो L लेंथ तक ही रह सकता है जस्ट आफ्टर द चेंज, जो चेंज हमने 3L तक किया है वो सडन चेंज है एक, और सडन चेंज के जस्ट बाद अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो अभी भी पार्टिकल जो आपको 0 से L लेंथ के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल को नई स्टेट में या नए रीजन में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन हमें जस्ट आफ्टर द सडन चेंज हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पार्टिकल अभी 0 से L रीजन में ही मिलेगा आपको, इससे बाहर अभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो आपको इसे ध्यान रखना है जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट 0 से L लगानी है, यानी जो पुरानी वाली लिमिट है, तो ऐसे क्वेश्चनों में बस इतनी बात ध्यान रखनी होती है आपको, सडन जब चेंज होता है तो लिमिट जो आपको इंटीग्रेशन की लगानी है वो पुरानी वाली लगानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी नई स्टेट में जाने की, तो फाइनल स्टेट है इसी, मान लीजिए फाइनल है, ये इनिशियल स्टेट थी, तो फाइनल स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कुछ ऐसे लिखते हैं हम, साई फाइनल स्टेट और साई इनिशियल स्टेट, इसका इनर प्रोडक्ट और इसका मोड का स्क्वायर, तो बस अब ये इंटीग्रेशन है,
साई फाइनल और साई इनिशियल का, तो इसको कैसे लिखेंगे, √2/L, √2/3 लिए बाहर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √3L। जब इन दोनों को इन प्रोडक्ट करेंगे अंदर आएगा साइन पाई एक्स ओवर एल और साइन 3πx/L, 3πx/L और dx, और लिमिट क्या होगी 0 से L, यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है आपको क्वेश्चन में गिवन है, एग्जामिनर ने आपको खुद ही दे दिया, उसने पेपर पर में जिसने बनाया उसने खुद ही इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख दी अंदर ही, तो आपको सोल्व भी नहीं करना, बस उस वैल्यू को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये कीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लीनियर स्टार्क इफेक्ट की बात हो रही है हाइड्रोजन एटम में, और इसमें पूछा ये जा रहा है कि अगर इसमें एच डैश एक पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन है, जैसे स्टार्क इफेक्ट लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक एच डैश यानी कि हैमिल्टोनियन में एक चेंज आएगा, और नया जो हैमिल्टोनियन बनेगा वो कुछ इस टाइप से एक हैमिल्टोनियन में QEZ एक टर्म ऐड होती है। आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतनी नई एनर्जी आपके पास ऐड होती है, तो ये आपको पता होगा स्टार्क इफेक्ट पे ये हैमिल्टोनियन ऐड होता है, इसको पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हम बोलते हैं QEZ। ये काम का नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो क्या पूछ रहा है, ये इसने हमें कुछ स्टेट्स दी है, ये NLM स्टेट्स हैं, कुछ भी हाइड्रोजन एटम की स्टेट्स है, आइगन स्टेट्स, और इनके बीच में लिखा हुआ है एच डैश, यानी कि एक मैट्रिक्स एलिमेंट्स दे रखे हैं बहुत सारे ये, और इन्होंने बोला इनमें से कौन सा मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो नॉन जीरो हम कैसे निकालें, क्या ये एक एक करके हमें चेक करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे ये एच डैश ये रखेंगे तो कैसे सोल्व होगा ही, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो हैमिल्टोनियन है ये ओड हैमिल्टोनियन, यहाँ पे जेड प्रेजेंट है डायरेक्टली, तो ये ओड हैमिल्टोनियन है, ये फंक्शन ओड होगा, अगर सीधा जेड स्क्वायर होता तो इवन होता, तो ये कैसा हैमिल्टोनियन है, ओड। जब भी कोई ऑपरेटर ओड हो, जब भी कोई ऑपरेटर ओड हो और इस टाइप की मैट्रिक्स एलिमेंट लिखी हो जिसमें ये ऑपरेटर काम में आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। इसके लिए दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, रूल 1 और 2, ये दोनों लागू होने चाहिए। पहला, पैरिटी जो है वो स्टेट्स की डिफरेंट होनी चाहिए। जो भी आपको स्टेट्स दे रखी है, यानी कि ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट, जिनके बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ है, ये दोनों स्टेट्स की पैरिटी पहले तो डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी स्टेट की पैरिटी कैसे निकालते हैं, पैरिटी निकालते हैं -1 की पावर L से, यानी कि अगर L की वैल्यू दोनों की डिफरेंट आई तो पैरिटी भी डिफरेंट, यानी कि दूसरी तरीके से इस बात को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, कि L डिफरेंट होना चाहिए दोनों स्टेट्स के लिए। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा रूल आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है m दोनों का सेम होना चाहिए, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो अलग होना चाहिए, m जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, वो ही स्टेट्स आपको नॉन जीरो वैल्यू देगी, वही मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, इसमें L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, तो L तो क्या है, डिफरेंट है, सही बात है, ये तो सही हो गया। M देखिए क्या है, M यहाँ पे 0, M यहाँ पे भी 0, तो M क्या है, सेम, तो ये भी बात लागू होती है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो आंसर हमारा सही होगा, ये नॉन जीरो वैल्यू देगा। आगे भी चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे L कितना है, 0, L कितना है, 1, यानी कि L तो क्या है, डिफरेंट, ये तो ठीक है, ये तो हमारा सही है। यहाँ पे M कितना है, 0, यहाँ पे M कितना है, -1, यानी कि M क्या है, डिफरेंट है, लेकिन M होना क्या चाहिए, सेम, तो ये बात गलत हो गई, तो ये नॉन जीरो वैल्यू नहीं देगा। सेम इसमें देखिए L सेम हो गया, तो L तो डिफरेंट होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। L सेम हो गया, M भी डिफरेंट हो गया, एक भी अगर बात गलत हो गई तो नॉन जीरो वैल्यू नहीं देगा, 0 देगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको लगा रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें एक आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, सेंट्रल पोटेंशियल है कोई इस टाइप का, और आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पूछा है फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन में। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या लिखते हैं, अगर आपको पता हो बोर्न अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है -2μ/h²⁵ और 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट r/v/r sin QR/dr। जब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के आप सोल्व करेंगे इस एम्पलीट्यूड को, तो ये फॉर्मूला और ये इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट होने वाला है कि इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक ट्रिक यहाँ पे लिखते हैं, उस ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है कि अगर आपके पास पोटेंशियल कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, V0 r⁻n e⁻⁻VR, इस फॉर्म में पोटेंशियल है, और r की पावर जो n है उसमें n की वैल्यू अगर दो ये वाली वैल्यू है, यहाँ 0 हो या -1, ये दो स्पेशल केस में हमें ये वाला अगर पोटेंशियल इस फॉर्म में है
और स्पेशल केस में क्या लिखना है आपको, n की वैल्यू या जीरो या तो यहाँ पे r हो ही ना, जीरो पावर हो, या n की वैल्यू -1 हो, यानी कि 1/r का टर्म हो। तो इन दो केस में जो आपकी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है वो डायरेक्टली आपको ध्यान रख लेनी है, वो आएगी ऊपर आएगा कुछ कांस्टेंट माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन तो आता है। और डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे तो ये है b, यानी कि जो r का कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर, प्लस क्यों क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर जो होता है उसका स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, n+2। बस ये आपको ध्यान रखना है, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे माइनस में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट की जरूरी नहीं है, अगर आप ये वाला टर्म सही से लिखते हैं तो भी आप ऑप्शन मैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यूज देखते हैं, क्या ये उस फॉर्म में बन रहा है ट्रिक वाली, तो वी नोट r की पावर n, यहाँ पे r नहीं है, इसका मतलब n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ट्रिक हमारी वैलिड रहेगी, e⁻⁻br है। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे इसका, एफ थीटा क्या आएगा, -a, माइनस का टर्म आना चाहिए बटा b, तो b है यहाँ पे भी, तो b² प्लस क्यू मोमेंटम ये ट्रांसफर वेक्टर इसका स्क्वायर, और n+2, n की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, n की वैल्यू 0 है। अब क्या करना है, क्योंकि q की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, q मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर की वैल्यू होती है 2k, इसका मैग्नीट्यूड होता है 2k sin θ/2, आपको पता ही है, स्कैटरिंग थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो 2k sin θ/2, ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा -a b² प्लस, और इसको जब स्क्वायर करेंगे q² तो 4k² sin² θ/2, और इसका पूरे का स्क्वायर। तो अगर इससे ऑप्शन मिलाएंगे आपका तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको सही, पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली जेटली से क्वेश्चन है, ये जेटली की जो बुक है यही क्वेश्चन है इस एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली जेटली की बुक से आए हैं और जो अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये मान लीजिए इस एग्जाम में जेटली की बुक को सेंटर पॉइंट बनाया था, जो कि जिस भी प्रोफेसर ने बनाया होगा। जेटली की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान करके दिया है, बुक में थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ब्लैक डिस्क मॉडल होता है स्कैटरिंग में, तो उस पर पूरा डिपेंड है ये ब्लैक डिस्क मॉडल। अभी तक क्वेश्चन इस पे नहीं आया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कभी पहली बार आया, तो अब ये ब्लैक डिस्क मॉडल आपको ध्यान में रखना है और इस पे क्वेश्चन फिर आ सकता है। ब्लैक डिस्क मॉडल में आपको क्या दिया, कुछ पाइons है जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस से स्कैटर्ड होते हैं परफेक्टली। इसने ये बोला था क्वेश्चन में, ब्लैक डिस्क मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए किसके लिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस के लिए, जो न्यूक्लियस परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है पार्टिकल्स को, तो वो क्या होगा, ब्लैक डिस्क की तरह ही काम करेगा। ब्लैक डिस्क का मतलब यही है जो परफेक्टली एब्जॉर्ब करे पार्टिकल्स को। तो सेम उसी मॉडल पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें के वेव वेक्टर की वैल्यू, उसकी जो डिस्क की रेडियस है वो दे रखी है, पूछा क्या आपको, तो टोटल स्कैटरिंग कौन सी, वो भी इलास्टिक, टोटल इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको पूछा गया है। सबसे पहले जो आपको इसके लिए ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो सिग्मा इलास्टिक का क्या वैल्यू आती है, अगर टोटली स्कैटरिंग है, ये एक वेक्टर है, ये जो स्कैटरिंग पावर को बताता है, स्कैटरिंग पावर मतलब ये कितना एब्जॉर्बिंग, अगर फुल्ली एब्जॉर्बिंग है तो ये वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है टोटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो उसके लिए जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है ऐसी सरफेस के लिए जो टोटली एब्जॉर्बिंग है, तो उसके लिए सिग्मा इलास्टिक लिख दो, चाहे सिग्मा इन इलास्टिक लिख दो, इन इलास्टिक। तो वैल्यू क्या आती है, इक्वली आती है दोनों के क्रॉस सेक्शन की टोटल की, वो क्या आती है π/k² समेशन 2l+1, बस डायरेक्टली इतनी ही वैल्यू आती है। और l बराबर 0 से l मैक्स तक आपको इसको समेशन करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, k की वैल्यू आपको पता है, l की वैल्यू क्या होगी, कौन कौन से l रखे हैं वो पता करना है। अगर स्कैटरिंग थ्योरी को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में हमने एक कंडीशन निकाली है उसके अंदर कि l मैक्स की वैल्यू क्या होती है। तो l मैक्स जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l जो होती है वो इसकी किसके इक्वल होती है, k a की। ये आपको ध्यान रखनी है, k क्या है, वेव वेक्टर है, k क्या है, वेव वेक्टर है, और a क्या है, डिस्क की रेडियस है। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करें l मैक्स को, k की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.12.2 और फर्मी इनवर्स, और a की वैल्यू 1.4 है, तो फर्मी इनवर्स से फर्मी कैंसिल होगा और ये वैल्यू लगभग 3 के इक्वल आएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल मैक्स कितनी है, 3 है। एल मैक्स कितना है, 3 है। तो इलास्टिक सिर्फ आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, π/k² और समेशन 2l+1, और l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब 0 से लेकर मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, बस इसको सोल्व कर दो। π/2.12 का स्क्वायर, फर्मी इनवर्स का स्क्वायर
और यहाँ से जब वैल्यूज रखेंगे, 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 रखेंगे तो 3 आएगी, 3 रखेंगे तो 5 आएगी, और 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 7, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको ऐड करोगे तो 16, तो 16 पाई ओवर 2.12 का स्क्वायर, ये आ गया इसका क्रॉस सेक्शन की वैल्यू। यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन था, तो इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 56, तो उसमें ये पूछा है हाइड्रोजन एटम की कुछ स्टेट्स दे रखी है आपको, सारी स्टेट्स अगर आप देखेंगे n बराबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसके कोरस्पॉन्डिंग है। और ये पूछा है कि लार्जेस्ट लाइफ टाइम इनमें से किस स्टेट का होगा, ये निकालना है। तो कॉन्सेप्ट समझिए कैसे निकालते हैं लार्जेस्ट लाइफ टाइम। तो आपको n बराबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट दे रखी है बहुत सारी, तो ये है मान लीजिए आपका ग्राउंड स्टेट n बराबर 1। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस स्टेट में है इनिशियली, अब इसका लाइफ टाइम कितना होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसके स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर स्पॉन्टेनियसली एमिट होके यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब इसका लाइफ टाइम कम है फिर तो, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एमिट होके। और अगर ये यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन यहाँ पे अलाउ नहीं हो, तो फिर ये इसी स्टेट में रहेगा और बहुत ज्यादा उसका लाइफ टाइम होगा। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम कैसे देखते हैं, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए सीधा सीधा बात है, हमें चेक करना है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, हमें चेक करने हैं डाइपोल ट्रांजिशन रूल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ट्रांजिशन रूल्स होते हैं, डाइपोल ट्रांजिशन रूल्स, ये बस आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेट है आपकी ग्राउंड स्टेट ही होती है 100 स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ पे 3 स्टेट्स आपको दी हुई है, 3 से 4 स्टेट आपको दी हुई है। इन चारों स्टेट से चेक करना है क्या जो स्टेट इस स्टेट में आएगी, अगर इस स्टेट से इस स्टेट में पार्टिकल आता है तो कौन सी स्टेट है जो इन रूल्स को फॉलो करती है। जो इन रूल्स को, डाइपोल रूल्स को फॉलो करेगी वो तो स्पॉन्टेनियस एमिशन देगी स्टेट, यानी उनका लाइफ टाइम कम होगा। जो डाइपोल ट्रांजिशन रूल्स को फॉलो नहीं करेगी उसका लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फिर वो एमिट नहीं होगा पार्टिकल। तो देखिए सबसे पहले इस स्टेट की बात करते हैं, साइड 200 से अगर ये इसको इस स्टेट में जाना है तो क्या पॉसिबल है एमिशन ये वाला स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है डाइपोल सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, डेल्टा एल पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये +-1 से चेंज होना चाहिए, और डेल्टा एम 0 +-1 से। ये रूल जो फॉलो करते हैं वही ट्रांजिशन करेंगे। तो देखिए पहली स्टेट में डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एल 0 है, यहाँ पे एल 0 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 0। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है ट्रांजिशन रूल को डाइपोल के, इसका मतलब इसका इस स्टेट से स्टेट्स में जाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो स्टेट में स्टेबल है, उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होगा। बाकी सभी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे साइड 2 1 1 और साइड 1 0 0, यहाँ पे डेल्टा एल 1 है, डेल्टा एम भी 1 है, यानी कि ये पॉसिबल है। सिमिलरली अगर ये वाली स्टेट से अगर आप देखें साइड 2 1 0 और साइड 1 0 0, तो यहाँ पे भी डेल्टा एल 1 है, डेल्टा एम 0 है, ये भी फॉलो कर रहा है रूल को। इसका मतलब बाकी सारी स्टेट्स में स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, यानी उनका लाइफ टाइम कम होगा। जो ये पहली वाली स्टेट है इसका लार्जेस्ट लाइफ टाइम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 60, इससे पहले के 2-3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वो आप कर लें अपने आप, ना हो तो ग्रुप में देखेंगे हम उनको एक बार आप ट्राई जरूर करना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसमें पार्टिकल रखा हुआ है, और वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो VR है, और आपको ये सेंट्रल पोटेंशियल अलग से दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अलग लगा रखा है। तो आपको उस पार्टिकल का हैमिल्टोनियन लिखना है। आपको पता होगा जब पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल में हम रखते हैं तो उसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हैमिल्टोनियन लिखेंगे कैसे देखिए, तो उसका हैमिल्टोनियन कुछ ऐसे लिखते हैं, 1/2m इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो P - Q/C A का स्क्वायर, और फिर यहाँ से देखेंगे तो ये पोटेंशियल ऐड होता है प्लस VR, और माइनस एक जो टर्म आता है वो फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टर्म आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला टर्म अब नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल का टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टर्म आएगा नहीं, तो इतना ही आएगा ये। अब क्या करना है, तो अब आगे और क्या कर सकते हैं, तो और यहाँ पे ये करना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आंसर निकालना है, ना कि वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में। तो इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप पहले इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, इसके होल स्क्वायर को ओपन कीजिए आप। तो जब ओपन करेंगे P वेक्टर का स्क्वायर P² बन जाएगा, और बाय 2m, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस Q² बाय, इसको 2m को इसके साथ लिख देते हैं 2m C² और A का स्क्वायर, ये आ गया। तीसरा जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, तो क्रॉस टर्म आएगा एक, उसमें क्या ध्यान रखना आपको, 1/2m ये बाहर, Q/C ये भी बाहर, Q/2mc, ये इसको सोल्व करेंगे तो
और यहाँ से देखिए अब इसको डायरेक्ट इतना नहीं लिखना है क्योंकि ऑपरेटर्स है, तो एक बार लिखेंगे अब इसको P डॉट ए और एक बार रखेंगे अब इसको A डॉट बी, क्योंकि ऑपरेटर से डायरेक्ट इसको एक टर्म्स में नहीं लिख सकते। जैसे 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वो तो होता है जब स्केलर वैल्यूज होती है यहाँ पे, ओ सॉरी जो ऑपरेटर ना हो तब। ये क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के लिए आपको इसको दोनों टर्म्स अलग अलग लेने पड़ेंगे और प्लस में VR, तो ये आपके पास वैल्यू आई। अब यहाँ से आपको करना है सोल्व। एक चीज यहाँ से देखें, ये वैल्यू वैसे तो आपको पता है ऑपरेटर से तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, या फिर अगर इन दोनों को किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो इन दोनों की वैल्यू बराबर निकल के आती है। तो ये ध्यान रखेंगे, वेक्टर पोटेंशियल और मोमेंटम की वैल्यू बराबर आती है, तो इसको बराबर किया जा सकता है, इन दोनों को बराबर रख देंगे हम। तो उससे पहले एक चीज और देखें आप, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर क्या होता है आपका, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ पार्टिकल तो उसका वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है, ये आपको पता होगा इस टाइप का। तो बस इस रिलेशन को यूज करना है जिससे हमारा ये जो वैल्यू है ये बी वेक्टर इसके अंदर आ जाएगा, ए वेक्टर हट जाएगा। तो बस ये कर दीजिए, h बराबर पी स्क्वायर बाई 2m प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर, ये हो गया। ए की जगह क्या रख देंगे आप, ए की जगह रखेंगे बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और इसका स्क्वायर और माइनस क्यू बाई 2mc और P डॉट ए और A डॉट बी दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ इंटू 2, इन दोनों वैल्यू बराबर हमने अभी देखी, और एक रख देता हूँ इन दोनों की जगह, P डॉट ए लिख देता हूँ इन दोनों की जगह, तो P डॉट ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ बी क्रॉस आर, तो हाफ जो है मैं उसको बाहर लिखता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस आर, सॉरी आर क्रॉस बी, ये बी क्रॉस आर होता है या आर क्रॉस बी, एक दिन चेक करते हैं इसको। ठीक है, बी क्रॉस आर ही होता है, बी क्रॉस आर, बी क्रॉस आर और प्लस वी आर। कैलकुलेशन चल रही है, बाकी कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करते जाना है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब इसको सोल्व करना है आगे। बस सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h बराबर लिखिए अब ये वाला टर्म ऐसे कैसे, या नेक्स्ट टर्म क्यू स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर, और देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ये लिखता हूँ, अभी बताते हैं इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर माइनस क्यू बाई 2mc। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, बाकी मेथड सेम टू सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो P डॉट बी क्रॉस आर है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ से मैं B को बाहर रख लूँ, B डॉट और R क्रॉस B, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, इसको रिवर्स करके साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, सभी को साइक्लिक ऑर्डर में अलग अलग करके लिख सकते हैं आप, प्लस VR। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है अगर वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ी है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, अगर a क्रॉस b का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर, ये हमने यूज की है प्रॉपर्टी। अब देखिए आगे लास्ट स्टेप इसका हम कर देते हैं सोल्व इसको, तो p स्क्वायर बाई 2m प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर और ब्रैकेट में जो आपका b स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे कैसा b डॉट आर का स्क्वायर माइनस क्यू बाई 2mc, और इसको जब आप देखेंगे आर क्रॉस बी, ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर डॉट एल बी आर, एंगुलर मोमेंटम तो होता ही है एल वेक्टर। ये आपका फाइनल आंसर, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी आसान था। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का 2025 के क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्यूशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, एक फ्री डिराक पार्टिकल आपको दिया हुआ है और उसका एक कम्यूटेशन ब्रैकेट पूछा है, किसका, आपका स्पिन ऑपरेटर का और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, और आपको दिया हुआ क्या है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और हैमिल्टोनियन का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कुछ ही इसकी है। तो एक जो तरीका आपको सीधा ध्यान में आएगा कि आप हैमिल्टोनियन को ये लिखते हैं डिराक पार्टिकल के लिए, फ्री डिराक पार्टिकल के लिए क्या लिखते हैं, सी अल्फा डॉट पी, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। तो आप ये हैमिल्टोनियन यहाँ पे रख के और इसका कम्यूटेटर इसके साथ फाइंड कर ली, लेकिन वो मेथड बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, इसलिए हम एक दूसरा मेथड देखते हैं इसके लिए। वो क्या है, वो ये है कि आपको पता होगा फ्री डिराक पार्टिकल है तो इसके लिए टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होगा। कोई पार्टिकल है, फ्री डिराक पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो इसका टोटल
टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। बस इसी पॉइंट को हमें यूज करना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो अगर एक चीज बताइए आप, ये अगर आपको पता हो हाइजेनबर्ग पिक्चर से इस चीज को कैसे लिखते हैं हम, कोई भी ऑपरेटर उसका टाइम के साथ चेंज कैसा होता है, तो वो होता है 1 बाय आइटा एच कट, और जो ऑपरेटर है वो एच क्यूब। ये आपको याद होगा हाइजेनबर्ग पिक्चर जब हमने देखी थी क्वांटम मैकेनिक्स की, तब उसने ये बताया था कि कोई भी ऑपरेटर है वो टाइम के साथ इस टाइप से चेंज होता है। अब चूंकि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो टाइम के साथ इसका चेंज होना नहीं है, तो डी जे बाई डी टी की वैल्यू कितना आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ इसको चेंज होना नहीं है। तो बस अब यही आपको फॉर्म यूज करनी थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज 0 के बराबर है, ये आयोटा इसका 0 हो जाएगा उधर जाके, तो जे एच इसका कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी चीज को यूज करना है। जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल प्लस एस, ये लिख सकता हूँ एल प्लस एस, और एच ये 0 हो गया। और अब इसको अलग अलग कर लूँ अगर मैं प्रॉपर्टीज से कम्यूटेशन ब्रैकेट की, एल को अलग लिख दिया, एस को एच के साथ अलग कर लिया, इसका कम्यूटेशन ब्रैकेट। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये बिल्कुल आसानी से हो गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एल और एच, जो एल और एच का आपको दे रखा है, बस इसका माइनस कर दो, वही इसका आंसर है। तो ये हमने जो 2025 का क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशन था वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कुछ एक क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जो इजी क्वेश्चंस थे, उनमें अगर आपको फिर भी दिक्कत आई तो आप ग्रुप में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा आपको, वहां से आप ऐड हो जाएं।